रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड जो है उसमें हमने ये पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो है वो कब कब विजिट किए थे, 1921, 1931, 1939, 45 एंड 46। रिमेंबर करना है कि 1945 में ये अमृत कौर के रेजिडेंस जिसका नाम था मनोरविल वहां रहे थे, एंड 1946 ये चैडविक जगह है वहां पे रहे थे। ठीक है। फिर हमने कल ये पढ़ा था कि एंग्लो सिख वॉर में, पहली एंग्लो सिख वॉर में आपके ब्रिटिशर्स का साथ दिया था किसने? हिल स्टेट्स ने। किस चीज की वजह से इन्होंने साथ दिया था हिल स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स का? रीजन क्या था? हाँ, जैसे एंग्लो गुरखा वॉर में ना, आपके जब भी हुई थी एंग्लो गुरखा वॉर, तो उसमें क्या हुआ था, इनको लगा था कि जैसे एंग्लो गुरखा वॉर में हमको जो है हमारी टेरिटरीज वापस दे दी थी, सन्नड साइन किए थे वगैरह सब कुछ करके हमारे को वापस कर दिया था, अगर हम अभी भी इनका सपोर्ट करेंगे एंग्लो सिख वॉर में तो ये भी वापस हमारे को कुछ टेरिटरीज हमारे को वापस दे देंगे, हमारे हमारे खुद की जो सीडी टेरिटरीज है जो सिखों ने हमारे से छीन ली है वो हमको वापस दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे कौन से राजा थे जिन्होंने सपोर्ट किया था? वैसे तो मैक्सिमम राजा ने सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ कुछ मेन राजा जो है वो आपके बुक्स में मेंशन्ड है और वो ही जरूरी हो जाते हैं। तो सुकेत के राजा कौन थे? उग्रसेन। और मंडी के राजा थे बलबीर सेन। और इन्हीं दोनों को बाद में इन्होंने सन्नड भी दिया था। ठीक है। सारे अगेंस्ट हो गए थे ना कि हमारे को तो ये लोग इन्होंने हमारे को कुछ भी नहीं दिया एंग्लो सिख वॉर में, हमको तो लगा था अगर हम इनका साथ देंगे ब्रिटिशर्स का तो ये हमारे को टेरिटरीज वापस करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन सबको नहीं, उन्होंने कुछ कुछ को इंपॉर्टेंट चीजों में छूट दे दी थी। वो हम देखते हैं, हमने कल भी किया था पर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि उग्रसेन ऑफ सुकेत और बलबीर सेन ऑफ मंडी, इन दोनों ने जो है आपका ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था 1845 की एंग्लो सिख वॉर में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इस एंग्लो सिख वॉर में बैटल ऑफ सबराव हुई थी जो कि 10 फरवरी 1846 को हुई थी, और इससे पहले एक और हुई थी बैटल ऑफ अहलीवाल, वो हमने पढ़ी थी, उसका ईयर क्या था? दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, बैटल ऑफ अलीवाल, बैटल ऑफ सबराव, इनके ईयर्स और डेट्स पूछ रखी है पर्टिकुलरली। जो बैटल ऑफ अहलीवाल है वो 28 जनवरी 1946 और कुछ ही दिन बाद 10 फरवरी 1846 को आपकी बैटल ऑफ सबराव होगी। ये दोनों जो है ये एंग्लो सिख वॉर के बीच में ही बैटल्स हुई थी। एट द एंड इसको खत्म करने के लिए, मतलब कौन सी ट्रीटी थी जिसके थ्रू आपकी एंग्लो सिख वॉर खत्म हुई? वो थी आपकी लाहौर ट्रीटी, जो कब हुई थी साइन? 9 मार्च 1846। ये ईयर याद रखना, 1846। लड़ाई शुरू हुई थी 1845 में और ये 1846 तक चली, मतलब एक साल तक चली। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किस ट्रीटी के थ्रू खत्म हुई? एंड हुई लाहौर ट्रीटी। और इस लाहौर ट्रीटी में क्या बोला गया था सिखों ने, मतलब क्या क्या चीजें वापस की थी? क्या बोला सिखों ने? सिखों ने क्या किया था? उन्होंने बोला कि हम आपको पूरा का पूरा हिल स्टेट जो है दे देंगे, जिसमें इंग्लिश को बोला गया कि सतलुज और रावी के बीच में जितना भी पार्ट है, सतलुज नदी और रावी के बीच में जितना भी एरिया है ये आप ले लो। मतलब ब्रिटिशर्स की टेरिटरी, ब्रिटिश को ये टेरिटरी दे दी गई। सतलुज के साउथ में भी और सतलुज और रावी के बीच में जो एरिया था ये भी आपके ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। क्लियर? और बाकी किसको दे दिया गया आपका? महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू को। क्लियर? तो बोला गया कि ये सारी जो है ब्रिटिशर्स अपने डायरेक्ट कंट्रोल कर ली ब्रिटिशर ने इस ट्रीटी के बाद। तो हमने पढ़ा था कि कांगड़ा, गुलेर, जसवान, दतरपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी एंड कुल्लू, इनको तो ब्रिटिशर्स ने अपने पूरे कंट्रोल के अंडर कर लिया। साथ में लाहौल स्पीति एक ऐसी जगह थी जिसको पहले इन्होंने आपके उसके जम्मू के राजा को दिया, लेकिन बाद में इन्होंने वापस ले लिया था, एक्सचेंज कर लिया था। क्लियर? और अभी मैंने यहाँ पे यही बताया थोड़े टाइम पहले कि एक सुकेत और मंडी के राजा थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, उनके क्या क्या नाम थे? हाँ, उग्रसेन जो थे सुकेत के और बलबीर सिंह थे आप मंडी के। तो अब यहाँ पे यही आ जाता है कि इन दोनों को इन्होंने ग्रांट कर दिया सन्नड। ठीक है?
24 अक्टूबर 1846 को इन दोनों को दे दिया सन्नद। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुल्लू को क्या किया, कुल्लू से सब ले लिया, लेकिन एक ऐसी वजीर रूपी थी, मतलब उनको वजीर में डिवाइड किया था। कुल्लू जो था वो वजीर अलग अलग एरियाज में सेक्शंस में डिवाइड था, जिसमें से वजीर रूपी थी वो क्या कर दी, ठाकुर सिंह को दे दी, वहां के कोई चीफ होंगे उनको दे दी, बाकी सब जो है वो अपने अंडर रख दी। क्लियर। तो अब ये तो थे, इनके साथ साथ बिलासपुर के राजा जगत चंद, इनको भी क्या किया गया, बोला कि 1809 से पहले जितनी भी टेरिटरीज तुम्हारे पास थी वो हम तुमको वापस करते हैं, तुमको हमको ट्रिब्यूट भी नहीं देनी पड़ेगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस तुमने एक चीज करनी है, ब्रिटिश के गुड्स जब भी तुम्हारे एरिया से जाएंगे तो तुमने उनको ड्यूटी फ्री भेजना है, तुम उस पर कोई भी टैक्स, ट्रांजिट टैक्स नहीं लगाओगे। क्लियर। और एक और ट्रीटी हुई थी थोड़े टाइम बाद, एक और ट्रीटी साइन कर ली इन्होंने जम्मू के साथ, जिसमें जम्मू को बोला गया कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं संभाल रहे इनको, ऐसा करो तुम सारी की सारी एरिया जितना भी हमने सीड किया है जम्मू के राजा जी आप हमसे ले लो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जम्मू को सारा एरिया दे दिया और बोला बदले में तू हमको क्या देगा, 75 लाख रुपीस देगा। कितना बड़ा एरिया होता था। ठीक है, और बोला कि रावी और इंडस के बीच में जितना भी एरिया है, सतलुज और रावी के बीच में तो ब्रिटिशर्स ने ले लिया था ना, मैंने अभी बताया आपको पीछे कि सतलुज एंड रावी के बीच में तो सिखों ने क्या कर लिया, आपके ब्रिटिशर्स को दे दिया। अब इसके रावी के पीछे वाला जो एरिया इंडस रिवर जो है वो आपको पता है ना रिवर्स कैसे फ्लो कर रही है, मतलब रिवर्स की डायरेक्शन पता है। इंडस जो है वो कैसे यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है, रावी जो आपके हिमाचल का है ना, रावी जो है यहाँ से जम्मू में जाती है, और सतलुज जो है वो तो आपकी हिमाचल के अंदर से फ्लो करती है। तो सतलुज एंड रावी के बीच वाला पोर्शन तो ब्रिटिशर्स ने रख लिया, और इन्होंने दूसरी ट्रीटी में जम्मू के राजा को क्या बोला कि यार रावी के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, रावी और इंडस के बीच का जो पोर्शन है वो तुम रख लो, बस तुमने हमको क्या करना है, रिटर्न में 75 लाख रुपीस देने हैं। उन्होंने बोला ठीक है, ले ली। और उस एरियाज में कौन कौन सी जगह इन्वॉल्व थी, गिलगिट, चंबा, कश्मीर एंड लद्दाख, लाहौल नहीं था, एक्सक्लूडिंग लाहौल, ये याद रखना। और मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर ये ट्रीटी ना होती, यहाँ पे मेंशन ना होता कि लाहौल वाला पार्ट नहीं जाएगा, तो आज की डेट में लाहौल जम्मू का पार्ट होता। और वैसे ही चंबा भी आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू वाले एरिया का पार्ट होता। लेकिन कौन से ऐसे वजीर थे चंबा के उस टाइम पे जिन्होंने रिक्वेस्ट की हेनरी लॉरेंस को कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, और चंबा को वापिस से आपका हिमाचल का ही पार्ट, मतलब हिमाचल चंबा जो थी उसको एज आपके राजा का वो एरिया रखा गया, प्रिंसली स्टेट रखा गया, जो बाद में आपके चंबा आगे जाके डिस्ट्रिक्ट भी बनी। उस वजीर का नाम क्या था, बताया था मैंने कल, बहुत इंपॉर्टेंट वजीर है। अगर ये नहीं होते तो आज की डेट में चंबा जो होता हमारा जम्मू का पार्ट होता है, हिमाचल में नहीं आता होता। यार ये तो याद रहना चाहिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ये बीइंग अ हिमाचली सबके लिए इंटरेस्टिंग है, ये कोई ऐसे रटने की चीज नहीं है। क्या नाम था वजीर का, भागा वजीर, वजीर भागा। ठीक है, वजीर भागा जो था वो उस वजीर का नाम था जिसकी रिक्वेस्ट करने पे ही आपके जो है इस एग्रीमेंट को टाल दिया गया। एग्रीमेंट को तो नहीं टाला, लेकिन जो चंबा का पोर्शन था वो बोला गया कि यार भाई तू रहने दे इसको, हमारा जो है सिर्फ रावी वाला जो एरिया है वो हमको ही रहने दे, हमारे पास ही रहने दे, तू क्या कर ले, पूरा बंदरवाह वाला एरिया ले ले। अगर ये उस टाइम पे बंदरवाह जो था वो चंबा का पार्ट था, आज की डेट में ये जम्मू का पार्ट है, वो भी पहले चंबा का ही पार्ट था। लेकिन कुछ ज्यादा कुछ खोने से बेटर है कुछ थोड़ा सा एरिया खो दो। तो वजीर भागा के समझदारी का यही नतीजा था कि जम्मू वाले लोगों को भी उन्होंने कुछ पार्ट दे दिया, लेकिन उनका सारा चंबा बच गया। ठीक है, तो अगर ये ट्रीटी पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाती, जो सेकंड ट्रीटी थी आपकी 16 मार्च वाली, अगर ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती तो आज की डेट में चंबा जो होता वो जम्मू कश्मीर का पार्ट होता। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम के राजा कौन थे, श्री सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। वजीर जो थे वो भागा थे, लेकिन उस टाइम पे आपके राजा कौन थे, श्री सिंह। क्लियर।
तो अब पहले तो सन्नड़, सुकेत और मंडी को दे दिया, सन्नद, सुकेत और मंडी को दे दिया। बाद में 6 अप्रैल 1848 को चंबा को भी सन्नद दे दिया और बोला तुमको हमको 12,000 रुपए देने हैं ट्रिब्यूट में और हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉयल रहना है। अब इस टाइम पे एंग्लो सिख फर्स्ट वॉर में आपके हिल स्टेट्स ने जो वो अंग्रेजों का साथ दिया, ये सोच के कि वो हमारे को टेरिटरीज वापस दे देंगे। लेकिन टेरिटरीज तो सारी उन्होंने अपने पास रख ली, ठीक है, उन्हीं के कंट्रोल के अंडर थी। कुछ कुछ राजाओं को कुछ कुछ फैसिलिटीज दे दी, लेकिन पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने अंडर रखा था। ऐसा नहीं है कि इनको सन्नत दिए थे तो पूरा कंट्रोल इनके हाथ में ही दे दिया था। इन्होंने बोला कि यार इनको कुछ कुछ कंसेशंस दे देते हैं पर संभालेंगे हम ही। तो पूरी तरीके से कंट्रोल तो ये ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, क्लियर। लेकिन अब क्या हुआ, जब इतने सारे कंसेशंस दे दिए, बिलासपुर के राजा को बोला तुम्हें ट्रिब्यूट पे नहीं करनी है ना, बस तुमने हमारे ट्रांजिट गुड्स को जाने के लिए ड्यूटी नहीं लगानी है, हमारे गुड्स को जाने देना है। फिर चंबा को सन्नत दे दिया और ऊपर सुकेत और मंडी को भी सन्नत दे दिया। तो इससे भड़क गए आपके कांगड़ा हिल स्टेट्स के राजा। वो बोलते इनको फैसिलिटीज दी, हमको तो कुछ बताया ही नहीं, लेकिन जबकि हमने भी लड़ाई में आपका साथ दिया। तो अब सेकंड एंग्लो सिख वॉर जब हुई 1848 में, तब कांगड़ा हिल स्टेट्स के जो राजा थे उन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने सिखों का सपोर्ट किया, क्लियर। और ये स्टेट कांगड़ा की हिल स्टेट कौन कौन सी थी, नूरपुर, कांगड़ा, जसवान एंड दत्तरपुर, क्लियर। ये नूरपुर, कांगड़ा, जसवान एंड दत्तरपुर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और इन सबके जो भी आपके राजा लड़ रहे थे उनको अल्मोड़ा को भेज दिया गया, वहां पे जेल में डाल दिया गया इनको। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या किया, नूरपुर को कांगड़ा के साथ मर्ज कर दिया गया। अब हुआ क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हो गया थोड़े टाइम बाद, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ और रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ, कौन कौन से राजा, श्री सिंह बिलासपुर। अब देखो यही सपोर्ट करेंगे ना, हमने ऊपर पढ़ा कि चंबा के राजा को सन्नद दे दिया, बिलासपुर के राजा को भी कुछ ना कुछ दे दिया, तो वही जो है आपके एलिगेंस दिखा रहे थे। तो श्री सिंह जो थे उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में किसके अंडर ट्रूप्स भेजे, मियां अवतार सिंह, इनके अंडर ट्रूप्स भेजे कि जाओ तुम मेरे बिहाफ पे लड़ाई लड़ने जाओ। बिलासपुर के हरि सिंह जी को सल्यूट दी गई 11 गन्स की, जब उन्होंने 1857 में रिवोल्ट पे सपोर्ट किया। ध्यान रखना हमने ट्रिक के थ्रू किया था, ट्रिक क्या थी, श्री राम उग्र हो गए रिवोल्ट में, ठीक है। श्री राम आपका चंबा, आपका राम सिंह आपका, आपका उगर सेन जो थे वो आपके सुकेत के। अब यहाँ पे ऐसे भी याद कर लो, चाहे श्री हरि राम आपके उगर हो गए, क्योंकि ये हरि भी आ गया ना, श्री हरि राम उगर हो गए रिवोल्ट में। इसको अब थोड़ी सी अपडेट कर लो ट्रिक को। या गोवर्धन भी, हरि जो है वो गोवर्धन को कृष्ण भगवान को गोवर्धन भी बोलते हैं, तो ट्रिक्स में ऐसे ऐसे याद कर लो कि श्री हरि राम गोवर्धन, ये सारे नाम जो है वो भगवान के ही नाम है। देखो हरि हो गया, श्री हो गया, राम हो गया और गोवर्धन हो गया। कोइंसिडेंटली ये सारे जो है वो भगवानों के नाम हो गए। तो इसके आगे लिख लेना कि रिवोल्ट में उग्र हो गए। भगवान जब भी कोई वॉर होती है तो नाराज तो होते ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके ट्रिक बना लो। तो गोवर्धन सिंह, हरि सिंह, श्री सिंह, ठीक है, उग्र हो गए रिवोल्ट में। अब ये थे आपके जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनका सपोर्ट किया था। एक ही राजा थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, वो आपके शमशेर सिंह थे, बुशहर के राजा, ठीक है। और इस टाइम पे एक आदमी था जिसने क्या किया था, सिडिशियस लेटर्स लिखे थे। इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लेटर्स लिखे थे जिनकी वजह से इनको जो था अरेस्ट कर लिया गया था। इनका नाम था राम प्रसाद बैरागी, क्लियर। तो अब हमने पढ़ा था कल तक यहाँ पे, अब हम करेंगे इसके आगे। इसके बाद क्या हुई, सेकंड एंग्लो वॉर शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद, अब ये भी 1857 की वॉर के बाद भी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गए ब्रिटिशर्स के साथ हिल स्टेट्स के। तो थोड़े बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा ऐसे वो कर दिया कि यार क्यों ही इनको इतना तंग करना। तो थोड़े टाइम बाद वो जिन्होंने आपके सेकंड एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों का साथ ना देकर सिखों का साथ दिया था, उनकी टेरिटरीज उनको वापस बुला दिया अल्मोड़ा से, ठीक है।
कुछ तो राजा इतने टाइम तक अल्मोड़ा में रहे, कुछ तो मर गए, लेकिन उनके बच्चों को बोल दिया कि जाओ आप अपनी स्टेट को वापस ले सकते हो। जैसे जसवान, जसवान के राजा राम सिंह को वापस बुला लिया गया, और दत्तरपुर के मियाँ देवचंद, इनको भी वापस बुला लिया गया। अब जसवान की तो जागीर रिस्टोर कर दी, लेकिन दत्तरपुर की जागीर रिस्टोर नहीं की, बस इतना सा याद रखना। और चंबा को फिर से एक और बार फ्रेश सनद दिया गया 11 मार्च 1862 को। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अगर एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री याद है तो मैंने भी वो सर की क्लास लगाई है जिसमें सर ने बताया था कि दिल्ली दरबार जो है वो 2 या 3 बारी हेल्ड हुआ है। तो दिल्ली दरबार जो है उसमें पहला जो दरबार था वो किसने लगाया था? आपका लॉर्ड लिटन ने 1877 में। इसका मतलब है लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक दरबार लगाया 1877 में। और इस दरबार में कौन अटेंड करके गए, मतलब हिमाचल से कौन कौन आपके इसको अटेंड करने गए? वो थे हीरा चंद ऑफ बिलासपुर, ठीक है, बजाई सेन ऑफ मंडी, बिजाई सेन ऑफ मंडी, एंड थर्ड आपके श्याम सेन ऑफ चंबा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने इसको ऐसे याद किया था ट्रिक कि क्या किया था, हीरा ने शाम की बंसी बजाई दिल्ली दरबार में जाके। अब दिल्ली दरबार में अगर लॉर्ड लिटन ने किसी को इनवाइट किया है तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे गाना बजाना तो होता ही था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े फॉन्ड ऑफ म्यूजिक थे इंडिया के। तो ऐसे याद कर लो कि दिल्ली दरबार करके थोड़ा सा कनेक्ट कर लो कि शाम ने हीरा की बंसी बजाई, ठीक है, हीरा की बंसी मतलब हीरे वाली बंसी बजाई, शाम ने हीरे की बंसी बजाई दिल्ली दरबार में जाके। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, इजी है, ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। शाम ने हीरे की बंसी बजाई दिल्ली दरबार में जाके। ट्रिक को लिख लो, याद हो जाएगी, ऐसे ही याद रहेगी, क्योंकि और भी है, बहुत सारे दरबार आएंगे तो आपको याद रखने हैं। ये ट्रिक याद कर लेना कि दिल्ली दरबार जो है वो 1877 में कौन से गवर्नर जनरल, मतलब किसके टाइम पे लगा था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे लगा था, ठीक है, वायसराय बोलेंगे उस टाइम पे। और इसके टाइम पे कौन कौन गया था? आपके चंबा के श्याम सिंह, मंडी के बजाई सेन और बिलासपुर के हीराचंद, ये तीनों गए थे। नेक्स्ट आता है कोरोनेशन दरबार ऑफ दिल्ली। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है तो आपको याद होगा कि 1906 इसके पास पास आपके बंगाल की पार्टीशन की गई थी। उसके बाद जो था आपके क्या किया, मुस्लिम्स को थोड़ा वो करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कैपिटल जो थी वो दिल्ली बना दी थी, ठीक है। तो 1911 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से जो है वो कैपिटल आपकी शिफ्ट कहां कर दी थी? दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो इसलिए कोरोनेशन दरबार लगा। तो उस दरबार को अटेंड करने आपके फिर से हिमाचल के कुछ राजा गए थे। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि हिमाचलियों ने बहुत ज्यादा आपका ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया है मैक्सिमम टाइम्स। तो इसमें कौन कौन से राजा आपके गए थे कोरोनेशन दरबार में? वो थे अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर, अमरचंद ऑफ बिलासपुर, क्योंठल के राजा बिजाई सेन, सुकेत के भीमसेन, चंबा के भूरी सिंह, भगत चंद जुब्बल के एंड दीप सिंह भगाट के। क्लियर? अब ये रटने तो पड़ेंगे। अमर प्रकाश अमरचंद, बिजाई सेन, भीमसेन, भूरी सिंह, भगाट चंद, दीप सिंह। दीप सिंह भगाट और भूरी सिंह हो गए आपके चंबा के, भगाट चंद हो गए जुब्बल के। क्लियर? तो ये जो थे इसको रट लो, कल मैं इसके लिए भी ट्रिक सोचूंगी। अगर आप लोग ट्रिक से याद कर रहे हो तभी, अगर ऐसे रट रहे हो तब भी ठीक है। ऐसे कर लोगे याद? ठीक है, मैं ट्रिक इसके लिए कल मैं इसके लिए ट्रिक बना दूंगी, ठीक है। बस इसको याद कर लो कि दिल्ली दरबार जब लगा था 1877 में तो कौन कौन गए थे, मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी? हाँ हाँ हाँ, तो श्याम सिंह, हीराचंद और बजाई सेन, ठीक है। हाँ ये तीन हो गए। अब इसके लिए कल ट्रिक देख लेंगे कोरोनेशन दरबार किसने किसने अटेंड किए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे
कि हिमाचल में 2 टाइप्स की एरियाज थे। हिमाचल प्रदेश में 2 टाइप के एरियाज थे। उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हिमाचल जब उस टाइम का जो भी एरिया था, हिल एरिया था, वो 2 टाइप्स में डिवाइड था। एक तो था नेटिव प्रिंसेस, जो यहाँ की रियासतें थी, जो उनके राजा इनको चला रहे थे। दूसरा वो जगहें जो डायरेक्ट कंट्रोल आ गई थी ब्रिटिशर्स के अंडर। हमने बहुत सारे एरिया देख लिए, स्टेट्स देख लिए, जो सिखों और गुरखाओं की वॉर के बाद अंग्रेजों ने अपने अंडर कर ली थी, है ना। तो एक तो थी वो जगहें, और एक तो थी जो अभी भी नेटिव प्रिंसेस के अंडर थी। हम देखेंगे कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डायरेक्ट कंट्रोल अंडर ब्रिटिशर्स थे, वो तो किसके लिए लड़ रहे थे, वहां के जो लोग थे इन स्टेट्स के, जो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ये जो जगहें थी, ये किसके लिए लड़ रही थी, फ्रीडम मूवमेंट के लिए, आजादी के लिए। लेकिन जहां पे राजा रूल कर रहे थे, वहां के लोग किसके लिए लड़ रहे थे, राजाओं से, कि ये राजा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, इन्होंने खराब करके रखा है, ये हमारी बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, तो जो नेटिव प्रिंसेस मतलब रियासतें थी, उसके जो लोग थे वो राजा के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वो ढंग का काम कुछ कर नहीं रहे थे, वो अपने रूलर को ओवरथ्रो करना चाहते थे। एट द सेम टाइम जितने भी एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर थे, जो भी जगहें आपकी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थी, जैसे हमने पढ़ा एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर ली थी बहुत सारी जगहें, तो वो जो थे, वो वाले लोग किसके लिए लड़ रहे थे, आपके फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे। क्लियर। 2 तरीके की आपकी हिल्स में जगहें बन गई थी। ऐसे ही आप जब इंडिया में देखोगे तब भी ऐसे था, बहुत सारे एरियाज थे जो आपके ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और बहुत सारे एरियाज थे जो आपके किसके अंडर थे। 1 मिनट, क्या हो गया है, मेफ्टा पास सही चाहिए, वो अंदर जो रेड कलर का है ना, ये डब्बे देखो 2-4 है यहाँ पे पड़े हुए, इसमें होगी। हाँ हाँ हाँ, यही है, एक पूरी खा लेना। कहाँ थे हम, हाँ हम यहाँ थे। तो अब जो नेटिव रूलर्स की जगहें थी, मतलब जितने भी आपके रियासतें थी, तो उसमें जो थे लोगों ने इनके लिए एक मंडलें शुरू की थी। मतलब नेटिव, ऐसा नहीं कि हिमाचल की बात है, सारे एरिया जहां पे रियासतें थी और जहां पे लोगों को लग रहा था कि राजा जो है वो हमारी वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे, वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, प्रजा मंडल मूवमेंट। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, प्रजा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुए थे। क्लियर। तो ये जो थे प्रिंसेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इनको कोई लेना देना नहीं था इंडिया आजाद हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिमाचल जो है, हिमाचल में बहुत सारे तो ऐसे राजा थे जो चाहते ही नहीं थे कि हिमाचल जो है इंडिया का पार्ट बने, या मतलब कुछ भी, वो चाहते थे कि हमारा इंडिपेंडेंट देश बन जाए, स्टेट बन जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे राजा थे, तो उन्हीं के लिए अगेंस्ट लड़ने के लिए लोगों ने खुद से ही मूवमेंट शुरू कर दिए थे, जैसे प्रजामंडल मूवमेंट। तो पीपल जो लोग थे वो अपने रूलर से ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और उन्होंने जो है वो अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी, जिसके खिलाफ जो हुआ, शिमला हिल स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, उन्होंने क्या किया, अपना एक काउंसिल बनाई, और इसके चेयरमैन किसको बनाया, राजा ऑफ भगाट के। भगाट जो है पहले किसका नाम था, सोलन का। सोलन को पहले भगाट बोलते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई कि हम यहाँ पे लोगों की बात सुनेंगे, कि अच्छा तुम्हारे ये ग्रीवेंसेस है, हम तुम्हारे राजा से बात करेंगे। ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे एक काउंसिल बनाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें इन्होंने एक्टिव कोऑपरेशन मांगी मेंबर्स की, और जहाँ पे 4 ऐसे आपके जगहें थी, उनके जो राजा थे, उनके मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन शुरू कर दो। वो थे सिरमौर के, बिलासपुर, भगाट और मंडी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से याद कर लो कि लोगों ने दुखी आके मांग करनी शुरू कर दी थी कि प्लीज हमारे कोई तो सुनो, हमारे रूलर्स जो है वो हमको तंग कर रहे हैं, बहुत सारी जगहें हमको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो होनी थी, कहीं कहीं जगह तो रूलर्स ही आपके ब्रिटिशर्स के उसमें आ जाते थे कि हमको ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ दे देंगे जब हम उनका सपोर्ट करेंगे, और बहुत सारी जगह तो ऐसी थी जो पहले से ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है कि मंडी जो है वो ऐसी पहली प्रिंसली स्टेट थी
रियासती स्टेट थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुरू किया था, पंचायती राज एक्ट पास किया था। पंचायत को उसके लिए उन्होंने लॉ पास किया था कि हमारे स्टेट में पंचायत हो। तो पहली ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट है हिमाचल की जिसमें पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था? वो था आपका मंडी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और आपने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बटलर कमीशन। शिवाती मैम पढ़ा है? हाँ, तो क्या था इस बटलर कमीशन में? इसका रीजन क्या था? अच्छा, ये वो याद नहीं है कि ये पता है कि बस पढ़ा था, है ना? ऐसे नहीं करना, ढंग से पढ़ा करो। जो बटलर कमीशन थी ये कौन से ईयर में हुई थी आपकी? मतलब बटलर की जो कमीशन थी ये बनी थी 1927 में, ठीक है। अब हुआ क्या था इसमें, जो था वो ये था, बटलर कमीशन जो बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी आपके रियासती, मतलब जो भी आपके ब्रिटिशर्स ने कुछ एरियाज अपने कंट्रोल के अंडर रखे थे एंड कुछ एरियाज आपके राजाओं को दे रखे थे, तो उसके बीच में रिलेशनशिप बना के रखना। क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो लोग रिवॉल्ट तो कर ही रहे थे, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो डर चुके थे 1857 के रिवॉल्ट के बाद भी कि अगर कुछ सपोर्ट ना मिला या हम हमारे अगेंस्ट गए तो प्रिंसेस जो है वो भी हमारे खिलाफ जा सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो ये बटलर कमीशन थी, ये 1927 में, ठीक है, शुरू हुई थी। और बटलर का इसका नाम यही था क्योंकि इनका नाम जो था, इनके चेयरमैन का नाम बटलर ही था। तो ये एक कमेटी बैठी थी, इसमें क्या किया था, इन्होंने बोला था कि हम प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश टेरिटरीज जो है, ब्रिटिश राज जो भी है, रिलेशनशिप बना के रखेंगे ब्रिटिशर्स के बीच में और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। रीजन यही था कि ताकि जो है राजा हमारे अगेंस्ट ना चल जाए। तो हारकोर्ट बटलर कमीशन जो थी वो किसकी चेयरमैनशिप में हुई? बटलर की चेयरमैनशिप में हुई, और इसका ईयर था 1927। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1927 ईयर। और इनका रीजन यही था कि हम क्या करें, प्रिंसली स्टेट्स के रिलेशन बना के रखे ब्रिटिशर्स के साथ। अब हो ये रहा था, अब प्रजामंडल, ठीक है, लोग जो थे वो हमने पढ़ा ना कि अभी प्रजामंडल मूवमेंट क्यों शुरू हुए थे, लोग जो थे अपने राजा से ही तंग थे। तो जो इन प्रजामंडल की कॉपरेशन के लिए भी बटलर कमीशन थी, उनको यही था कि अगर हम लोगों का ही सपोर्ट ले लेंगे तो राजा तो फिर कहीं कुछ नहीं कर पाएगा, राजा तो हमारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता अगर लोग ही हमारी साइड आ जाएंगे। क्लियर? बटलर कमीशन थी वो अंग्रेजों के और प्रिंसली स्टेट के बीच के कॉपरेशन की थी, और इनको पता था कि प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग हैं उन्होंने क्या शुरू की हुई है, प्रजामंडलें शुरू की हुई है, जिसमें लोग जो चाहते ही नहीं है, वो अपने रूलर से दुखी है। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे इनके एक्टिविटीज को भी देख रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर राजा जो है वो हमारे अगेंस्ट गया तो कुछ नहीं होएगा जब तक लोग हमारे साथ है, ठीक है। राजा कुछ भी नहीं कर पाता जब तक उसकी प्रजा ही उसके साथ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि इस बटलर कमीशन का एम जो था वो यही था कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों की मदद से, लोगों के ओपिनियन से हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। नेटिव जो है लोग यही चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स में कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का रिफॉर्म हो। वो ये नहीं चाहते थे कि या तो राजा को, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था वहां पे तो ओवरथ्रो चाहते थे, लेकिन उनका मेन मोटिव ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव लाया जा सके, रिफॉर्म्स किए जा सके। और ये तभी होगा जब लोगों की कॉपरेशन होगी। और उस टाइम पे लोग जो थे वो किसकी फॉर्म में कॉपरेट कर रहे थे, प्रजामंडल्स। उन्होंने क्या बना रखे थे, प्रजामंडल बना रखे थे, जहां पे वो मिलते थे। मंडल मतलब लोग मिलके इकट्ठे सोचते थे कि हम क्या करेंगे, हम कैसे अपने रूलर के अगेंस्ट जाके लड़ाई लड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रजा मूवमेंट का प्रिंसिपल, कि कौन से प्रिंसिपल पे प्रजा मूवमेंट काम कर रहा था। ये पिछले एचएएस के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रजा मंडल जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, गांधीयन प्रिंसिपल। और गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम कोई भी नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने हक की लड़ाई बिना किसी वायलेंस के लड़ेंगे, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि प्रजामंडल जो है वो कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल। इतना समझ आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। ये तीनों अगर समझ आ गए तो बस आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट। और फैक्चुअल बहुत है,
तो ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने कल करने हैं मूवमेंट्स, जितने भी हिमाचल में, जैसे आपने देखा है क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, आजादी के लिए हमने इंडिया में कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया आपका, और कितने सारे कौन कौन से मूवमेंट थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वैसे ही हिमाचल में भी कॉपरे मूवमेंट्स, पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। कहीं जगह पे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू हुए थे कि हाँ ब्रिटिशर्स हमारी स्टेट को छोड़कर जाए, और कहीं जगह पे वो रूलर्स, प्रिंसली रूलर्स के अगेंस्ट हुए थे। जैसे मंडी कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, मंडी का षड्यंत्र बोलते हैं इसको। और बिलासपुर में कैसे 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 आपके राजाओं से छुटकारा पाके लोगों ने इतनी अच्छी कोशिश की कि एट द एंड आप सबको, रियासतों को छोड़ के आपको हिमाचल स्टेटहुड की तरफ बढ़ना पड़ा। बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो हिमाचल में आना भी नहीं चाहती थी, एक थी बिलासपुर। हम पढ़ेंगे कि एट द एंड जो थी बिलासपुर जो थी वो 1 जुलाई 1954 को जाके ऐड हुई, जबकि हिमाचल को स्टेटहुड कब मिल गया था, 1948 में। 15 अप्रैल 1948 को आपका हिमाचल को क्या मिल गया था, स्टेटहुड नहीं, सॉरी, हिमाचल जो है, हिमाचल पूरी तरीके से बन गया था, ठीक है। स्टेटहुड तो आगे मिला, लेकिन 1954, 1948 के बाद देखो कितने टाइम बाद 54 में जाके बिलासपुर ऐड हुआ है। तो खुद ही हिमाचल के बीच में भी कुछ कुछ रियासतें ऐसी थी जो खुद ही हिमाचल में ही नहीं जुड़ना चाहती थी। तो वही हम ये मूवमेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे है ये सारी जो है ऐड हुई है, क्या 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 वहां के लोग, कौन कौन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स को आपका हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स बनाने तक। क्लियर, ये हम कल करेंगे। चंबा एजिटेशन हो गया, एक धामी गोली कांड भी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंडी कॉन्स्पिरेसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम ये सारे मूवमेंट्स डिस्कस कर लेंगे, फिर हम परसों करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। हमने इस हफ्ते हिमाचल को स्टेटहुड दिलानी है, कि जब हिमाचल स्टेटहुड अचीव कर लेगा। आज का लेक्चर क्लियर, जितना रिवाइज करोगे उतना याद रहेगा। दीपांशु सर तो सो गए मेरे को लगता। अच्छा।